हम पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ डायूरेटिक्स जब हम लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या चेंज आता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यूरिन में NaCl पे क्या होता है। अब आपको पता है, भले हमने थायरोइड डायूरेटिक लिया था या लूप डायूरेटिक लिया था या थोड़ा बहुत इससे भी होता है। ठीक है, ये सारे क्या करते थे, सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते और क्या काज करा देते हैं, यूरिन में इसकी जो है जो प्रोडक्शन क्या होती है बढ़ा देते हैं। ठीक है, भले लूप हो या थायरोइड हो, ये क्या करते थे, सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते और यूरिन में पे भेज देते हैं। सही है, तो यूरिन की NaCl कंसनट्रेशन हर डायूरेटिक से बढ़ती है। ठीक है, ये हमारे जो है ना एसिटाजोलेमाइड, इससे भी थोड़ी बहुत जो है सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है। सही है, तो बहरहाल ये NaCl हर डायूरेटिक्स जो इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देता है बेस्ड ऑन दी पोटेंसी। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा पोटेंट होगा डायूरेटिक उतना ही ज़्यादा यूरिन में NaCl की कंसनट्रेशन बढ़ा देगा। सबसे पोटेंसी ज़्यादा किसकी है, सबसे पोटेंसी लूप डायूरेटिक की है। उसके बाद जो किसकी पोटेंसी ज़्यादा है, थायराइड की। उसके बाद किसकी है, पोटेशियम स्पेयरिंग की। सही, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी जो है सोडियम के जो है उसको लॉस को बढ़ा देता है यहाँ पे। क्योंकि थायराइड डायूरेटिक यहाँ पे एक्ट करता है, अल्डोस्टेरोन को एक्ट नहीं करने देता। अल्डोस्टेरोन नॉर्मली क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब ये यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होता ही नहीं, सोडियम फिर यूरिन में लॉस हो रहा होता है। सही है, तो ये भी एक किस्म की जो है NaCl की बढ़ा देता है यूरिन में। सही है, पर उसकी पोटेंसी सबसे कम है। बहरहाल सोडियम NaCl, ठीक है, में डिक्रीज एज अ रिजल्ट, सीरम NaCl में डिक्रीज। सही है, ज़ाहिर है अगर यूरिन में NaCl सारा लॉस हो जाएगा तो सीरम में NaCl की जो है क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यूरिन में पोटेशियम का क्या होगा, ज़ाहिर है हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये यहाँ पे भी पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह रुक जाती है और जो है यहाँ पे भी पोटेशियम वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाती है और वो क्या करता है, यूरिन में ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो यूरिन में पोटेशियम कौन इंक्रीज़ करेगा, स्पेशली विथ लूप एंड थायराइड डायूरेटिक्स। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या थे, वो पोटेशियम को आने नहीं दे रहा था। सही है, तो पोटेशियम की जो है एक्सक्रीशन लूप और थायराइड डायूरेटिक में बढ़ती है, पर बहरहाल हमारे जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में नहीं बढ़ती है। इसलिए तो इसका नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग, क्योंकि पोटेशियम को स्पेयर करके रखता है हमारे जो है बॉडी के अंदर। तो पोटेशियम के यूरिन में कंसंट्रेशन थायराइड, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक नहीं बढ़ाते, बाकी ये सारे बढ़ाते रहते हैं। लूप डायूरेटिक तो डायरेक्टली जो है पोटेशियम के रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता और डायरेक्टली लॉस करा रहा होता है। थायराइड डायूरेटिक इनडायरेक्टली कराता है विद द हेल्प ऑफ रास सिस्टम। ठीक है, अब जाहिर है ये यहाँ से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, सोडियम क्लोराइड लॉस हो जाता है, वॉल्यूम लॉस होता है। ठीक है, जिससे रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। रास सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या करा देता है, रास में जो अल्डोस्टेरोन होता है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा देता है और पोटेशियम को लॉस करा देता है। तो पोटेशियम लॉस हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखें ना, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वगैरह करा रहता है। तो पोटेशियम जो है ये लॉस यूरिन में, ये दोनों करा रहते हैं, बाकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक नहीं करा था। अब ब्लड की पीएच को क्या क्या असर आता है, ब्लड की पीएच कब होगी, कम कब होगी, मतलब एसिडी कौन सी डायूरेटिक काज कराती हैं। ठीक है, एक तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स हैं एसिटाजोलेमाइड। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देते हैं, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होते, बाइकार्बोनेट सारे लॉस हो जाते हैं, तो ब्लड में एसिडीमिया हो जाती है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स तो करा देते हैं बाय डिक्रीज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक अब वो क्या करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या करते हैं, अल्डोस्टेरोन को जो है वो अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब अल्डोस्टेरोन काम क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को लॉस करता है। तो अब ना सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा ना पोटेशियम हाइड्रोजन लॉस होगा, तो हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो वो क्या काज करा देगा, एसिडी में काज करा देगा। वही कह रहे हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक अल्डोस्टेरोन ब्लॉकेट प्रिवेंट्स पोटेशियम सिक्रीशन एंड हाइड्रोजन सिक्रीशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडी में हो जाती है। एडिशनली हाइपरकैलेमिया लीड्स टू पोटेशियम एंटरिंग ऑल सेल्स। ठीक है, ज़ाहिर है अगर हमारी बॉडी में जो है हाइपरकैलेमिया रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर ये पोटेशियम को भी लॉस नहीं होने देता ना, पोटेशियम हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो पोटेशियम क्या करता है, ठीक है, पोटेशियम जब बड़ा हुआ होता है तो वो कोशिश करता है सेल के अंदर जाने की। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर की मदद से। अब जैसे पोटेशियम अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सेल से बाहर आने की कोशिश करेगा टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। सही है, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोजन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, तो ये एसिडोसिस को वर्सन कर देता है। ठीक है, एक तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को वैसे बॉडी के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन को लॉस नहीं होने दे रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, पोटेशियम बढ़ने की वजह से सेल जो है, सेल से भी मजीद पोटेशियम हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो एसिडिटी वर्सन हो जाती है। ठीक है, वर्सन एसिडोसिस। अब एक ब्लड की पीएच को बढ़ाएगा कौन, मतलब अल्कलीमिया कौन से डायूरेटिक काज करा देते हैं। ठीक है, लूप और थायराइड डायूरेटिक ये काज कराते हैं थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। अब उनमें से सबसे पहला मैकेनिज्म कैसे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, लूप डायूरेटिक्स भी ये देखे ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज करा रहा था।
ये देखें, ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट अल्कोलोसिस काज करा रहा था। और ये हमारा थायराइड डायूरेटिक भी था, ये भी जो है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस काज कर रहा था। मेन मैकेनिज्म इनका क्या था कि ये ज़ाहिर वॉल्यूम लॉस करा रहे थे, वॉल्यूम लॉस की वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था। रास सिस्टम फिर क्या कर रहा था, अल्डोस्टेरोन की मदद से वो जो है अल्डोस्टेरोन रास सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है, फिर अल्डोस्टेरोन यहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा था, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन को लॉस कर रहा था। हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहे थे यूरिन में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रही थी। तो ज़ाहिर एल्कोलोसिस का एक तो ये रीज़न था, ठीक है, अल्कोलीमिया का क्या है, ठीक है। तो एक रीज़न था वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो है अल्कोलीमिया हो रही थी। अब दूसरा रीज़न क्या है, अब यहाँ पे आपको पता है ज़ाहिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा था, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहे थे। तो हमारी जो है ब्लड में क्या है, हाइपोकैलेमिया हुई पड़ी है, सही है। तो अब जब हाइपोकैलेमिया होती है ना, तो क्या होता है, सेल्स ट्राई करते हैं, ठीक है, पोटेशियम को अपने से बाहर निकालने की, क्योंकि बाहर जो है हाइपोकैलेमिया हुई पड़ी है। तो जैसे ही पोटेशियम बाहर आता है तो मेंटेन न्यूट्रलिटी हाइड्रोजन आयंस उसके अंदर आते हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम बाहर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर बढ़ जाएगी ना, तो उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अंदर चले आते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन अंदर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर अल्कोलोसिस हो जाएगी। तो एक ये भी रीज़न है, ठीक है। तो अल्कोलीमिया का एक तो ये रीज़न हो गया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था। दूसरा जो है पोटेशियम लॉस लीड्स टू पोटेशियम एग्जिटिंग ऑल सेल्स वायर पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन एंटरिंग द सेल्स। जैसे हाइड्रोजन एंटर किया सेल में, बाहर क्या हो गया, अल्कोलोसिस हो गई। अब तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होती है ना, अब यहाँ पे आपको पता है सोडियम रीअब्जॉर्ब होना होता है और मेजोरिटी पोटेशियम लॉस हो रहा होता है, सही है। तो मोस्टली यही होना होता है कि सोडियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है और पोटेशियम लॉस हो रहा होता है, ठीक है। अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन से, ठीक है, तो उसमें बॉडी में ऑलरेडी पोटेशियम बहुत कम है, तो पोटेशियम जो है लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि है ही कम है। तो उसकी पोटेशियम की जगह पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन पे क्या लॉस हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा होता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या सोडियम रीअब्जॉर्ब होना होता है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा होता है हाइपोकैलेमिया कंडीशन में। जैसे हाइड्रोजन लॉस होगा तो बॉडी में फिर क्या हो जाती है, अल्कलीमिया हो जाती है, ठीक है। तो एक ये भी मैकेनिज्म है। तो हमारी जो लूप डायरेटिक या थायराइड डायरेटिक, इन तीनों मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में क्या काज करा देती है, अल्कलीमिया इंक्रीज्ड पीएच काज करा देती है, ठीक है। वही है इन लो पोटेशियम स्टेट हाइड्रोजन रादर देन पोटेशियम। तो यही कि इन लो स्टेट पोटेशियम स्टेट हाइड्रोजन रादर देन पोटेशियम इज द एक्सचेंज फॉर सोडियम इन कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। दिस लीड्स टू अल्कोलोसिस एंड ये पैराडॉक्सिकल है, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, क्योंकि बॉडी में देखें ना, बॉडी में क्या हो रही है, अल्कोलोसिस हो रही है हमारी बॉडी में, फिर भी हमारा जो है यूरिन क्या है, एसिडिक है। ये क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो है पोटेशियम एक्सचेंज होना होता है, पोटेशियम बाहर नहीं आ रहा होता, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ रहा होता है बाहर। तो हाइड्रोजन क्या कर देता है, यूरिन को तो एसिडिक कर रहा होता है, पर हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, अल्कोलोसिस हो रही है, सही है। तो ये है पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया से कहते हैं। क्योंकि डिस्पाइट सिस्टमिक अल्कोलोसिस यूरिन इज एसिडिक। अब हमारे यूरिन में कैल्शियम कैसे होता है, ठीक है। कैल्शियम ज़ाहिर इंक्रीज विथ लूप डायरेटिक, वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि लूप डायरेटिक जो पैरासेलुलर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो होने नहीं देते, और यूरिन में कैल्शियम को क्या करा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये यूरिन यहाँ से पैरासेलुलर यूरिन को जो है रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है यूरिन, यहाँ से यूरिन में कैल्शियम इंटर होकर निकल चला जाता है और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। बाकी यूरिन में क्या हो जाता है, कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कैल्शियम की यूरिन में कैल्शियम कम हो जाता है थायराइड डायूरेटिक्स में, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि थायराइड डायूरेटिक क्या करा देता है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करा देता है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा था इलेक्ट्रोलाइट चेंजिंग इन इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू डायूरेटिक्स, ठीक है। अब हमारे पास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस में भी आ रही होती हैं और नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ में भी बहुत सारे बहुत सारे लोग जो हैं इनको यूज़ कर रहे होते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में या एस इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, जिनके भी आखिर में प्रिल या रिल हो, ठीक है। कैप्टोप्रिल है, एनएलोप्रिल है, ठीक है, लेजनोप्रिल है, ये सारी जो है किस में आ जाती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में आ जाती हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं ये एक्ट कैसे करती हैं,
हमने जब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जब भी एंजियोटेंसिन 1 होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही इनहिबिट हो जाए तो एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये कैप्टोप्रिल वगैरह ये क्या कर देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, इसको ही इनहिबिट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, 82 बन ही नहीं पाता। अगर 82 नहीं बन पाता तो इसके एंजियोटेंसिन 2 के जो भी फंक्शंस हैं ना, वो सारे होंगे नहीं, ठीक है। तो वही है कि इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो 82 बनता ही नहीं है, और उससे की वजह से क्या होता है, जीएफआर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2 का एक काम क्या था कि इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही इफरेंट यहाँ पे जैसे ही इफरेंट आर्ट्रियोल अगर कंस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे ही इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट होता है तो जीएफआर बढ़ता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है और जीएफआर को बढ़ाता है। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा और जीएफआर बढ़ता ही नहीं है, जीएफआर कम होता है। तो वही है कि डिक्रीज जीएफआर बाय प्रिवेंटिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल। और दूसरा क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होने कम होने से कि रेनिन बढ़ जाता है। बॉडी देखती है कि भाई एंजियोटेंसिन 2 कम हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन प्रोड्यूस करती है टू प्रोड्यूस मोर एंजियोटेंसिन 2। तो रेनिन बढ़ जाता है बाय लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये खाली जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने की ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के लिए भी। अगर ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी में कफ होगी, एंजियोडेमा वगैरह हो रही होती है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ज़रूरी होता है ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के लिए, सही है। यही है कि एंजियोटेंसिन 2 आल्सो ब्रेक्स ब्रेडिकाइनिन, जो हमने इसमें रास सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर वगैरह वो क्या कर देते हैं, ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाते हैं। अगर ज़ाहिर है ये काम ही नहीं करेगा तो ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगा, ब्रेडिकाइनिन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉडी में कफ या एंजियोडेमा वगैरह हो रही होगी। तो यही कहा गया, इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आल्सो प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन या ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेडिकाइनिन। अगर ब्रेडिकाइनिन नहीं, ब्रेडिकाइनिन का काम क्या है, वेज़ोडायलेटर है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा, एंजियोडेमा या कफ वगैरह होती रहेगी, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म के भाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, ये जो कैप्टोप्रिल वगैरह है ये काम कैसे करते हैं। अब हम इनको यूज़ किस वजह से करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला यूज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका एस इनहिबिटर्स का, वो हाइपरटेंशन ही है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है अगर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, एंजियोटेंसिन 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था कि ये जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करा था, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करा के बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। ये रास सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब ब्लड वॉल्यूम वगैरह या बीपी वगैरह कम हो रहा होता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करा के बीपी को बढ़ा रहा होता है। तो अगर एस इनहिबिटर्स देते हैं तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, बीपी कम होगा। तो हाइपरटेंशन के लिए हम ये एस इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन बनता ही नहीं है, एंजियोटेंसिन 2 बनता ही नहीं है और वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये हम देते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को, ठीक है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को क्यों? क्योंकि हार्ट उनका जो है पहले से जो है फेल है, वो काम कम कर रहा है। तो ये जो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को कम कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आफ्टर लोड या प्री लोड को कम कर देता है, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाती है। एंजियोटेंसिन 2 अगर कम नहीं होगा तो वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे नहीं, वेसल डायलेट ही रहेंगी, तो आफ्टर लोड और प्री लोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर लोड प्री लोड कम होने की वजह से हार्ट पे जो प्रेशर वगैरह आ रहा था या हार्ट जो ज़्यादा वर्क कर रहा था उसको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को और हाइपरटेंशन को हम ये देते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हम देते हैं प्रोटीनूरिया वगैरह, ये कैसे इसमें हेल्प करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँ तो बता दूँ, पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, ये तो क्लिनिकल यूज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ये हेल्प करता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपने पढ़ा है क्या होता है, कि हमारी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, इस पे जो होती है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, ठीक है, तो प्रेफरेंशियली, ठीक है, इसकी होती है। अब ये होती है तो क्या होता है, जब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जीएफआर वगैरह बढ़ता है तो ग्लोमेरुला वगैरह हमारा डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और इसके साथ साथ अगर एंजियोटेंसिन 2 भी हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, वो भी क्या करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये जो नेफ्रोपैथी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम जो एस इनहिबिटर्स देते हैं वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 बनने नहीं देता, तो ये जो है इफरेंट आर्ट्रियोल मजीद कंस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल ओपन रहते हैं, तो ये जो है डैमेज वगैरह कम होता है। इसलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, प्रेफरेंशियल इफरेंट आर्ट्रियोल
कंस्ट्रिक्शन काज कर रहा होता है। अगर इसके हमने इनहिबिट कर दिया तो ये इफरेंट आर्टरी कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हमें हेल्प होगी। और तीसरा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तीसरा नहीं चौथा, एक ये, दूसरा ये यूज़, तीसरा ये, चौथा ये है कि जो अनफेवरेबल हार्ट रीमॉडलिंग होती है ना इन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, उसको भी ये कम करता है। वो कैसे करता है? आपको पता है जब भी हाइपरटेंशन होती है तो हमारा जो है आफ्टर लोड बढ़ जाता है, सही है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी होती हैं, ठीक है। हार्ट के बाद वाली ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी है, मतलब आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि जो है ब्लड को हार्ट से निकालने के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी वगैरह हो जाती है, ठीक है। पहले हाइपरट्रोफी होती है, फिर धीरे धीरे फाइब्रोसिस या डायलेशन वगैरह हो जाती है, सही है। तो हाइपरटेंशन में ये मसला हो रहा होता है। तो ये एस इनहिबिटर्स कैसे हेल्प करते हैं? एस इनहिबिटर से आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। जैसे एल्डोस्टेरोन कम होता है फिर क्या होता है, साल्ट और वाटर की रिटेंशन कम हो जाती है, तो प्रीलोड एक किस्म का कम हो जाता है। प्रीलोड क्या कि हार्ट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम वगैरह आ रहा है, तो एल्डोस्टेरोन अगर कम है तो प्रीलोड कम होगा, क्यों? साल्ट वाटर की रिटेंशन नहीं होगी। अगर एल्डोस्टेरोन कम होगा तो प्रीलोड को कम करता है, ठीक है। और दूसरा ये जाहिर है अगर एस इनहिबिटर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 बनता ही नहीं है, तो वेसो कंस्ट्रिक्ट भी नहीं होती, आफ्टर लोड भी कम हो रहा होता है। तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन की कंडीशंस में ये हार्ट की रीमॉडलिंग को जो हेल्प करता है, सही है, क्योंकि ये वर्कलोड, प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देता है, सही है। तो वही अभी हमने कहा कि इन क्रोनिक हाइपरटेंशन इंक्रीज आफ्टर लोड, ठीक है, लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, फाइब्रोसिस, डायलेशन, ठीक है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्या कर देते हैं, एल्डोस्टेरोन को कम कर देते हैं, जो साल्ट और वाटर रिटेंशन कम कर देते हैं। अगर साल्ट और वाटर रिटेंशन कम होगी तो प्रीलोड कम होता है। और दूसरा एंजियोटेंसिन 2 कम कर देते हैं एस इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आफ्टर लोड कम हो जाता है, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्ट कम होती है। तो क्या करते हैं एस इनहिबिटर, प्रीलोड आफ्टर लोड दोनों को कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वर्कलोड जो होता है वो हार्ट पे कम हो जाता है। इसी वजह से जो क्रोनिक हाइपरटेंशन में हार्ट की रीमॉडलिंग वगैरह होती है उसको भी ये एस इनहिबिटर्स जो है प्रिवेंट करते हैं। हार्ट की रीमॉडलिंग वगैरह क्या मतलब कि हार्ट जो फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, हाइपरट्रोफी हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसको ये कम कर देते हैं। क्योंकि ये आफ्टर लोड प्रीलोड वगैरह को कम कर देते हैं। और ये जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कैसे हेल्प कर रहा था, ब्लॉक द एंजियोटेंसिन 2 मीडिएटेड कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, सो नो इंक्रीज्ड प्रेशर, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो है ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही ब्रेडिकाइनिन को तोड़ा होता है। अगर इसको ही हमने इनहिबिट कर दिया तो ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कफ एंजियोएडेमा होगी पेशेंट को, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। और ये जो एस इनहिबिटर्स हैं ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं जिन भी पेशेंट्स में C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डिफिशियंसी है, ठीक है। ये C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डिफिशियंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि ये जो C1 एस्ट्रेज है ना, इसकी डिफिशियंसी जो है हेरिडिटरी एंजियोएडेमा काज करा देती है, ठीक है। जिस पेशेंट में जो ये C1 एस्ट्रेज की इनहिबिटर की डिफिशियंसी होती है वो उनमें हेरिडिटरी माने बचपन से ही जो है उसमें एंजियोएडेमा हो रही होती है। और अगर इनको हमने एस इनहिबिटर्स दे दिए तो उनमें मज़ीद एंजियोएडेमा होगी, तो एंजियोएडेमा को वर्सन कर देते हैं। इसलिए जो है जिन पेशेंट में भी C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डिफिशियंसी होती है उनको हम एस इनहिबिटर नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एंजियोएडेमा हो रही पड़ी होती है। उस एस इनहिबिटर देने की वजह से ज़्यादा एंजियोएडेमा हो जाती है, सही है। तो उनमें ये हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशियंसी अ जेनेटिक डिसऑर्डर लीड्स टू हेरिडिटरी एंजियोएडेमा एंड इफ गिवन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर वर्सेंस एंजियोएडेमा, ठीक है। और तीसरा ये का एडवर्स इफेक्ट है कि ये टेरेटोजन है, ठीक है। एस इनहिबिटर्स है ना, ये टेरेटोजन है, बच्चों में क्या काज करा देते हैं, रीनल माल फॉर्मेशन काज करा देते हैं। तो बच्चों को ये जो हम एस इनहिबिटर्स नहीं देते हैं। जिन भी मदर्स में जो है हाइपरटेंशन वगैरह है उनको हम ये नहीं देते हैं, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है, ठीक है। फीटल में रीनल माल फॉर्मेशन काज करा देते हैं, तो प्रेग्नेंट मदर्स को ये हम नहीं देते हैं टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। और दूसरा ये क्या काज करा देते हैं, क्रिएटिन बढ़ा देते हैं ब्लड में। क्रिएटिन क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है ना एंजियोटेंसिन यहाँ पे एक्ट करके, ठीक है, इफरेंट आर्टिकल को कंस्ट्रिक्ट करके GFR को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो GFR हमारा मेंटेन रहता है, जो भी क्रिएटिन वगैरह है या नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होके यूरिन में से निकल चले आते हैं। पर यहाँ पे क्या किया, एस इनहिबिटर्स ने वो उसको एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं दिया। अब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, इफरेंट आर्टिकल कंस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो GFR बनेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, ब्लड यहाँ से आता है, ठीक है, फिल्टर नहीं होना होता, जितना होना होता उतना होता है, बाकी जो है निकल चला आता है, सही है। एंजियोटेंसिन 2 होता ना तो उसको कंस्ट्रिक्ट करता और GFR को बढ़ाता, पर अभी एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने एस इनहिबिटर्स दे दिए हैं, तो GFR कम हो जाता है। तो GFR कम होने की वजह से क्रिएटिन वगैरह हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है।
इसके अलावा ये हाइपरकेलेमिया और हाइपोटेंशन भी काज कराता है, क्योंकि ज़ाहिर है एस इनहिबिटर की वजह से जो है हमारा वो एल्डोस्टेरोन बन नहीं पाता। एल्डोस्टेरोन जो क्या है, एल्डोस्टेरोन का काम है पोटेशियम को बाहर भेजना। अगर एल्डोस्टेरोन बनेगा नहीं तो पोटेशियम बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो हाइपरकेलेमिया हो जाती है। इसके अलावा हाइपोटेंशन तो ज़ाहिर है ये काज कराता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 का काम है वेसो कंस्ट्रिक्ट करना। अगर वेसो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगी, वेसल डायलेट ही रहेंगी और हाइपोटेंशन होगा बंदे को। और ये क्या है, यूज्ड विथ क्वेश्चन एंड बायलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये अभी जब हमने रीनोवास्कुलर डिसऑर्डर पढ़े थे उसमें इस चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बहरहाल क्या है, यूज्ड इन क्वेश्चन विथ बायलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस बिकॉज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर विल फर्दर डिक्रीज जीएफआर और रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये हमने चीज़ जो है डिटेल में डिस्कस की थी जब हमने रीनोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़े थे। हमारे पास है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी ARBs कहते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें क्या आते हैं, लोजार्टन, वेलसार्टन वगैरह ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो है एंजियोटेंसिन 2 हमारा जहाँ पे बन रहा था ना, ये एंजियोटेंसिन 2 जिस चीज़ पे जाके एक्ट कर रहा था उस रिसेप्टर को ये जो है ब्लॉक कर देते हैं। कौन, ARBs। ठीक है, लोसार्टन वेसार्टन। अब इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। सही है, तो ये जो भी वेसो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करा रहा था किसी भी जगह पे, ये काम नहीं कर पाएगा। सही है, तो ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, ये बिल्कुल एस इनहिबिटर्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स में क्या हो रहा था, एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं रहा था। सही है, इस एंजाइम को हमने ब्लॉक किया था, एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं रहा था, तो एंजियोटेंसिन 2 कोई काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 बन तो रहा है पर वो फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो क्या है, सिलेक्टिव ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स। और इसमें क्या है कि अफेक्ट सिमिलर टू एस इनहिबिटर्स, पर इसमें एक मसला है कि ARBs डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन यहाँ पे क्यों बढ़ रहा था, एस इनहिबिटर्स से। एस इनहिबिटर्स ने एस को इनहिबिट कर दिया था, अब जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन टूट नहीं रहा था, ब्रेडिकाइनिन बढ़ रहा था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जो है एस बिल्कुल सही रहा है, काम कर रहा है। एस अब क्या करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो ब्रेडिकाइनिन को नॉर्मली सही से तोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें यही फ़र्क है ARBs में और एस इनहिबिटर्स में फ़र्क क्या है कि ये जो है ब्रेडिकाइनिन वगैरह को नॉर्मली टूट रहा होता है इसमें, क्योंकि इसमें एस एंजाइम है ना, वो इनहिबिट नहीं हो रहा है। इसके अंदर एस एंजाइम इनहिबिट हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन वगैरह बढ़ रहा था। इसमें ब्रेडिकाइनिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नॉर्मली काम कर रहा है। सही, तो इसलिए लिखा है कि एन अफेक्ट सिमिलर टू एस इनहिबिटर्स बट ARBs डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। तो इसलिए ये जो हम ARBs है ना, उन्हीं पेशेंट को देते हैं जिनमें अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एस इनहिबिटर लिए थे और उनमें कफ हो रही है या एंजियोएडिमा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन पेशेंट्स को हम फिर क्या दे देंगे, ARBs दे देंगे। इसमें क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली टूट जाएगा और जो भी उनमें कफ वगैरह होनी होती है वो नहीं होगी। सही है, तो जिन पेशेंट्स में एस इनहिबिटर लेने की वजह से कफ वगैरह हो रही थी, अब उनको एस इनहिबिटर हटा के हम ARBs देते हैं। ठीक है भाई, क्लिनिकल यूज़ इसका वही है जो इसके लिए हमने यूज़ किया था, वही हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, प्रोटीनूरिया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी वगैरह सेम, क्योंकि काम दोनों का सेम ही है, बस इसमें ब्रेडिकाइनिन जो है बढ़ता नहीं है, इसमें ब्रेडिकाइनिन बढ़ रहा था। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट भी सेम है कि ये भी एक टेराटोजन है। ठीक है, मदर को हम नहीं देते हैं हाइपरटेंशन में। इसके अलावा हाइपरकेलेमिया काज होगी, GFR को ये भी कम कर देगा। तो ये इसके जो है सारे क्लिनिकल यूज़ और एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हमारे पास एक ड्रग है एलिस्कैरिन। ये क्या करता है, डायरेक्ट जो है रेनिन को इनहिबिट कर देता है। सही है, रेनिन हमने पढ़ा था ना, जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में, कि रेनिन क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा था। अगर हम रेनिन को ही ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा और फिर ज़्यादा जो है उससे आगे एंजियोटेंसिन 2 वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। सही है, तो रास सिस्टम डायरेक्ट इनहिबिट हो जाएगा अगर हमने रेनिन को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो क्या है, ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है। ठीक है, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1। सही है, तो एंजियोटेंसिन 2 वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। और इसका यूज़ भी क्या है, हाइपरटेंशन है। ज़ाहिर है हाइपरटेंशन में अगर हम ये देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 वगैरह बनेगा नहीं, वेसो कंस्ट्रिक्ट वगैरह होंगे नहीं। ठीक है, वेसल्स सही रहेंगे, तो हाइपरटेंशन में भी हम ये देते हैं, हाइपरटेंशन में हम ये देते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट वही होंगे, अगर ज़ाहिर है एंजियोटेंसिन 2 वगैरह नहीं बनेगा, उससे अल्डोस्टेरोन वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, तो वही हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, GFR वगैरह कम होगा क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं रहा है। हाइपरकेलेमिया होगी क्योंकि अल्डोस्टेरोन नहीं बन
रहा है, ठीक है। तो वही इसके जो हमने यहाँ पे पढ़े थे एडवर्स इफेक्ट्स वही है। बहरहाल इसको जो है हम रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑलरेडी टेकिंग एस इनहिबिटर्स और ARBs। ज़ाहिर है अगर कोई बंदा एस इनहिबिटर या ARB ले रहा है, उसका रास सिस्टम हमने जो है इनहिबिट कर दिया है, और उसको मज़ीद जो अगर हम रेनिन के इनहिबिटर देंगे तो रास सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है इनहिबिट हो जाएगा, और ये सारे जो है एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट ये ले रहा है तो हम रेनिन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका रास सिस्टम हमने जो है इनहिबिट किया होता है। मज़ीद हम नहीं करना चाहते ये एलिस्कैरिन दे के, ठीक है। एलिस्कैरिन क्या होता है, रेनिन को मज़ीद इनहिबिट कर देता है, और ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, लाइक ARBs एंड एस इनहिबिटर्स। एलिस्कैरिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में।